की गई है किस संबंध में पीसी दी? देखिए, जो पीसी करने का जो मेन मकसद है कि आजकल कुछ सालों से एक बहुत गलत जो ट्रेंड चलने लगा है, उसमें हमारे संभल सहित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मज़ार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हताहत हैं। और ये नीति के बीजेपी की सरकार की नीति के तहत आपस में चुनाव इस हिंदू मुसलमानों को बांटने पर काम किया जा रहा है, जबकि हमारा कतई ये नहीं है कि आपस में लोग बटे, सब लोग एक साथ रहें और एक साथ मिलकर ही बीजेपी को हटाना चाहते हैं। लेकिन कल जो संभल के अंदर ये घटना घटित हुई है, ख़ास तौर से उस चीज़ के लिए प्रेस वार्ता के लिए मैंने आप लोगों को गुजारिश कर के यहाँ इनवाइट किया है कि इसके में गलत आदेश देकर और जितनी जल्दबाजी के तहत जो काम किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। और जो उनको खुले अल्फाज में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज जनता का मैं प्रतिनिधि हूँ, मुझे संसद के अंदर अगर पहुँचा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर उन पर जुल्म ज़्यादती होगी तो मैं खुलकर आवाज़ उठाऊँगा और मजबूती के साथ उनकी पैरवी सड़क से, संसद से, कोर्ट तक करूँगा। और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, मिसाल के तौर पर मैं उसके कुछ तथ्य बताता चलूँ जो मेरी जानकारी में है। जो हमारी मस्जिद है वहाँ पर जो उसको शहीद किया, अगर हम देखें संविधान के आर्टिकल 25 के तहत हमारी उस अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया है। और उसके साथ साथ आप अगर देखें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी जाएं तो वो मस्जिद करीब 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसके साथ में उसको शहीद करना। और उसके साथ साथ कि आप ये देखिए कि जिस मस्जिद के अंदर जो वक्फ के में रजिस्टर्ड है, उसको सुनने का अधिकार, फैसला देने का अधिकार न तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर किसी को नहीं है। और वक्त में अगर रजिस्टर्ड वो प्रॉपर्टी है तो आप उनको अधिकार नहीं है कि वो उस पर सुनवाई करें या फैसला दें। ये प्रकरण तहसीलदार जो कि लगातार इस संभल के अंदर गड़बड़ी का पूरी तरह से शुरू से मैं देख रहा हूँ, और कई बार मैंने इस चीज़ पर नाराज़गी जाहिर की है और मैं सख्त अल्फाज में उनको कहा भी है कि तुम हमारे टारगेट करके जो ये काम कर रहे हो ये अच्छे नहीं है। हमारे लोग भी इस देश की जनता हैं। और धारा 67 के तहत नोटिस दे करके जो कार्रवाई की शुरुआत की गई जनवरी 2026 से, उसके बाद में 21 अप्रैल 2026 को तहसीलदार ने उसको एक्स पार्टी के खारिज कर दिया। मई के अंदर डीएम कोर्ट के अंदर हमारे लोगों के माध्यम से वकील ने जो अपील डाली, उसमें 3 डेट पड़ी। जो एक पुराने डीएम थे वो बैठे नहीं उस समय, फिर उसके बाद में जो अब नए डीएम हैं इनकी कोर्ट में 3 बार मामला गया, 2 डेट में नहीं बैठे। तीसरी डेट में डीएम जब कोर्ट में बैठे परसों बैठने के साथ पहली ही तारीख पर उसको ऑर्डर दे दिया गया। जबकि मैंने जानकारी करी हमारे लोगों ने और वकील ने, उसमें एक एप्लीकेशन दी थी कि उस समय वकील अवेलेबल नहीं थे और वो चाहते थे कि इसमें डेट दे दी जाए। लेकिन वहाँ पे उनसे ये कहा गया कि डीएम साहब जो हैं अपनी फ़ाइल को ले गए हैं ऑर्डर में, आप जो देना है डेट नहीं मिलेगी आपको, आप इसके अंदर अपना लिखित वकालत जो अपनी उसको आर्गूमेंट है वो लिखित में दे दें। जो हमारे वकील थे उन्होंने लिखित में आर्गूमेंट दे दिए। लेकिन ताज्जुब ये है कि हैरानी की बात यह है कि परसों रात के 11:30-12 बजे फैसला लिख करके सीधे उसको निरस्त कर दिया गया। और बैक डेट के अंदर जैसा मेरी जानकारी में आया 21 अप्रैल के लिए 14 मई में एक टीम गठित करी गई कि 6 जून को इसको वो करना है, जिसका कि नोटिस गांव के लोगों को नहीं दिया गया कि इसको तोड़ने के लिए हम आएंगे। और उसको कल जल्दबाजी में, जबकि मैंने परसों रात से कोशिश करी डीएम से, तहसीलदार से, सबसे बात करके मैंने कहा कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, जब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप लोग इनको सुनने का अधिकार तो दो। आप ये अधिकार कैसे छीन सकते हैं? ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है। जो प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं 1995 यूपी गजट ईयर में भी ये 1951 नंबर पर मस्जिद रजिस्टर्ड थी। और जो 1984 में
रजिस्टर्ड वक्फ में हुई थी वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी, वक्फ बाई यूज़र की किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। और ये सरकार द्वारा भी 1995 यूपी गजट में ईयर में भी 1951 नंबर पर मस्जिद है। और वक्फ एक्ट चाहे पुराना हो या नया हो, उसके अंदर सीधे तौर पर ये चीज़ क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की होगी उसको कोई अधिकारी अपने आप सुनवाई नहीं करेगा, उसका क्लियर जो करेगा वो वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो इन्होंने अपनी कार्यक्षेत्र की सीमाएं लांघ करके ये काम करने का अधिकारियों ने काम किया है। उसके अंदर जो सुनने का अधिकार इनको नहीं था। और एक आदेश 2012-2024 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव कुमार खन्ना जी का है, जिन्होंने उस समय भी इस टाइप के उसको रोकने की बात कही है कि अगर इस टाइप धार्मिक कोई होगा तो ये लोग फैसला नहीं देंगे। तो इसलिए लगातार जो इस प्रकार की इन्होंने ये चीज़ गलत की है, मैं अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनके संपर्क में हूँ, और जिन अधिकारियों ने अपनी कार्य क्षेत्र को लांघ करके ये काम किया है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की और उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर मैं उन अधिकारियों के खिलाफ दाखिल करूँगा, कार्रवाई के लिए कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ूँगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से हम लोग, बल्कि मैं संभल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बीजेपी की पॉलिसी के तहत आपस में धर्म के नाम पर नहीं लड़ें, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं लड़ें जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो। जो बीजेपी सरकार मुसलमानों सहित पूरे पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपको किसी पुलिस प्रशासन सरकार से कोई लड़ाई डंडे से नहीं लड़नी, बल्कि जो कानूनी हथियार हमारे संविधान ने दिया है उसके तहत लड़नी है। आप पूरे मेरे संभल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अपने नागरिक सम्मानित नागरिकों से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसे पे अगर ये टारगेट करते हैं तो आप उसकी आवाज़ उठाएं, और आवाज़ मजबूती के साथ उठाएं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांत उसमें कोई जाहिर सी बात है इस टाइप का कोई काम करेंगे तो ये लोग जो है आपकी आवाज़ को दूसरा रुख देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कानूनी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़िए। कोई मामला, कोई अधिकारी, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी अगर गलत करता है तो आप ये डर के मत बैठिए कि आपको के खिलाफ मुकदमा लेकर के फांसी लगा देंगे। ये कोई घोल के नहीं पी जाएगा कोई अधिकारी है सरकार। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए। अगर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाइए। आज न सही कल को इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। आप पुराने मामले देखिए, जिन मामलों में किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ, चाहे जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अगर कोर्ट में कभी मामला गया है तो देर सवेर सही बाद में फैसले कई मामलों में आए हैं। अगर आज आप जागरूक होकर के डर के नहीं बैठेंगे, घबरा कर नहीं बैठेंगे और जागरूक होकर करके गलत आवाज़ के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी करें या कोई नेता करें, आप आवाज़ उठा के कोर्ट में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपको इस चीज़ का इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हाई कोर्ट के अंदर भी वो अभी मेरे पास उसकी कॉपी ऑलरेडी, मैं सारे ये पेपर जो हैं मेरे पास जो सब ऑलरेडी ये सारा का कच्चा चिट्ठा जो आपके सामने मैं पेपर दिखा रहा हूँ ऑलरेडी सब एविडेंस के तौर पर मेरे पास हैं। कुछ सारे पेपर मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इसमें से कुछ पेपर मैं वो दे सकता हूँ जो कि हमारी ये चीज़ साबित करती है कि वहाँ पर मस्जिद हमारी 150 साल पुरानी थी। और उसके साथ साथ वहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल में भी, अच्छा ये वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा था, जब वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा था तो इनको अधिकार कैसे है कि इन्होंने सुनवाई कैसे कर ली वक्फ प्रॉपर्टी होने के बाद में। तो इसलिए मैं कुछ पेपर आपको मैं इसमें से दे भी दूँगा। और आने वाले समय के अंदर हाई कोर्ट की भी एक रिट है, उसका शायद मेरे पास अभी नंबर होगा तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कि उसके तहत भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि इस टाइप के मामलों के अंदर कोई सुनवाई करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा अधिकारी किसको खुश करने के लिए इस प्रकार के काम को अंजाम दे रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि पहले भी मामला जब आया है तो मैंने अपने संभल वासियों के लिए, जो अपने दादा मोहतरम बर साहब से सीखा कि उन लोगों के ऊपर हो रही जुल्म ज्यादती के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाई है और मजबूती से इनके सामने खड़ा रहा हूँ। मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कानूनी दायरे में रहकर, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो एज ए सांसद होने के नाते मेरे पास ताकत है, जो जनता की ताकत मेरे पास में है,
और जो कोर्ट के ज़रिए से जो भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आज सरकार हमारी नहीं है, हम सरकार के ज़रिए तो उनका नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अपने लोगों की इस लड़ाई को मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, उनकी इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ूंगा। और आखिर में फिर से मैं इस संबल के साथ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अवाम से फिर से गुजारिश करता हूँ, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अधिकारियों की कोई गलत अगर कार्य है तो उनके खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, और जिससे कि आने वाले समय में उनको इंसाफ मिल सके। सांसद जी, प्रशासन का क्या दावा है कि ये जो जहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी कसेरुआ गाँव में, ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी और इसी के तहत हमने कार्रवाई की है, इस पर क्या कहना है? दूसरा, आप इस मामले में आगे क्या स्टेप लेंगे? सरकारी जगह पर इस चीज़ के लिए भी कि अगर कोई ऐसा मामला है, जब कैसे कह सकते हैं अधिकारी की सरकारी जगह पे थी, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वक्त में दर्ज है और इस चीज़ को तय वो करता, वक्फ ट्रिब्यूनल तय करता है अगर वो सरकारी जगह भी है या नहीं है, इसको वो वक्फ ट्रिब्यूनल सुनता कि अगर। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकारी जगह में बनी हुई थी, अब वो तो फिर वक्त में रजिस्टर कैसी है? फिर जो मैंने बताया गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश का गजट 1995 के अंदर 1951 नंबर पर मस्जिद कैसे रजिस्टर कर दी सरकार ने? ये कोई मैंने रजिस्टर नहीं करी। तो फिर अगर है तो इसका जवाब वो अधिकारी ये दें, अगर वो सरकारी जगह पर है तो 1995 में कैसे दर्ज हुई उत्तर प्रदेश गजट के अंदर? ये गलत है। और फिर जब परसों आप आदेश दे रहे हो और आप परसों इतनी जल्दबाजी कौन सी थी? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ताकत तहसीलदार और डीएम है, उनके ऊपर और भी हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इतना समय क्यों नहीं दिया गया कि अगर आपने एक पहली तारीख के अंदर बैठ करके फैसला सुना दिया कि मस्जिद के खिलाफ, तो उसको इतना समय क्यों नहीं दिया गया कि हमारा जो पक्ष था वो दूसरी जगह जाकर के अपनी अपील दाखिल कर सकता और अपील के बाद में वहाँ से फैसला ले सकता था? डीएम कोर्ट को देश की सबसे बड़ी ताकत तो नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट तो नहीं है ना। तो फिर इतनी जल्दबाजी के अंदर आप रात में 11:30 बजे फैसला वो कर करके और नेक्स्ट डे आप कैसे एकदम से उसको डेमोलिश करने का आर्डर पास कर सकते हो? कैसे एकदम से कर सकते हो? मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मैंने सब अधिकारियों को फ़ोन कर करके मैंने प्रयास करा कि इसको हमारे लोगों को सुनवाई का मौका दीजिए, जो हमारा कानूनी अधिकार है वो अपनी बात रख सकें। उसके बाद में जो फैसला कानूनी रूप से आएगा, जो कोर्ट ऊपरी कोर्ट देगी, हम उसको स्वीकार करेंगे। पहले भी हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन ये इस चीज़ से जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और ये किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ये काम किया गया है कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फ़ायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही हैं या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जा करके कोई स्टे वगैरह ले सके, तो ये चीज़ इनकी मंशा साफ जाहिर होती है, ये जल्दबाजी फैल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से मैं फिर से बहुत कह रहा हूँ कि संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के इस बात को कह रहा हूँ, इस प्रकार हम अपनी, अब बहुत हो गए, हम अपनी मस्जिद मदरसे धार्मिक स्थल के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर कुछ गलत करोगे तो हम उसका कानूनी रूप से पूरी तरह से उसका मुकम्मल जवाब देंगे। सांसद जी, मस्जिद पे हमने देखा था कि वहाँ से निरीक्षण भी किया अधिकारियों ने, तो वहाँ पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले हैं और एक हरे रंग का झंडा भी मिला है। हाँ, तो ठीक क्या है, मैं भी आई लव मोहम्मद, मैं भी कह रहा हूँ, मेरे पास भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर है, मैं भी झंडा हरा रंग का रख सकता हूँ। कौन सा मुकदमा दर्ज करेंगे? हिंदुस्तान का संविधान, पहले आईपीसी भारतीय संहिता के तहत कौन सा ऐसा धारा लगती है किसके तहत मुकदमा दर्ज करेंगे? किसी से मैं अपने धर्म मजहब में अपने अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, तो इसमें कौन सी धारा लगती है? ज़रा मुझे बताइए। काय का मुकदमा आप दर्ज करोगे भाई? क्यों? आप पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भय मुक्त समाज देने की है, भय युक्त समाज देने की नहीं। आप क्या कहना चाहते हो कि अगर झंडा हमारा ईद मिलादुन नबी का जो झंडा होता है, धार्मिक झंडा, अब आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर कोई भगवा झंडा आरएसएस का, अगर हिंदुस्तान के मुखालिफ कोई मुल्क है, अगर उससे की तरह अगर कोई झंडा है, तो क्या वो हिंदुस्तान के खिलाफ माना जाएगा झंडा? हमारा इस्लाम में ईद मिलादुन नबी का झंडा हरे रंग का होता है, तो इसमें कौन सा क्या परहेज है? क्या आप उसको पाकिस्तान बांग्लादेश का झंडा बताओगे? आप कल को कहने लगो कि ये झंडा वहाँ से एक्सपोर्ट होकर के आया है, तो इसका कोई और इसकी कोई बात थोड़ी है। ये तो आप सिर्फ रुख को डाइवर्ट करना चाहते हो, क्योंकि उनको अधिकारियों को ये पता है कि उन्होंने जो कदम उठाया है गलत उठाया है और आने वाले वक्त में कोर्ट के में उनकी जवाबदेही तय होगी। और यकीनन मुझे उम्मीद है
कि वो कोई अधिकारी गलत काम करके उसमें बच नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको रूट डाइवर्ट करना चाहते हैं। आइला मोहम्मद या हरा झंडा जो कि ईद मिलादुन नबी पर जो कि ग्रीन झंडा लगे, आप लोगों ने, आप प्रेस के हमारे सम्मानित लोग हैं, आपने देखा होगा जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस होता है तो लोग घरों पे अपने अपने हरे हरे झंडे लगाते हैं। तो उसमें कौन सा बड़ा वो है? इसमें पहले भी आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हम प्यार करते हैं, इसमें कौन सी धारा है? हमें अगर आप इसके तहत कोई अगर धारा है तुम हमें मुकदमे लिख सकते हो तो बताओ, हमें फांसी दे दो, हम कहना आइला मोहम्मद, उसमें कौन सा बड़ा गुनाह है भाई? और रही बात, ये मेरा संविधान भी सिखाता है, मेरा मज़हब भी सिखाता है, मैं अपने, ये मेरी मजहबी आज़ादी भी है। हमारी मजहबी आज़ादी छीनने का अधिकार कौन से अधिकारी को है? किसी सरकार को नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। और रही बात उसकी जो मेरा संविधान भी कहता है और साथ साथ मैं जोड़ रहा हूँ उसमें मेरा मज़हब भी कहता है, मैं जहाँ अपने मज़हब का से मोहब्बत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वही दूसरे मज़हब का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मेरा संविधान के साथ साथ मेरा मज़हब, हमारे दोनों लोग कहते हैं, इसलिए मैं दूसरे जो मज़हब हैं, जो दूसरे धर्म है, उनका भी सम्मान करता हूँ। इसे लेकर एक FIR भी दर्ज हुई है, उसमें कहा गया है कि 49 पोस्टर आइला मोहम्मद के लिखे हुए मिले हैं और पाकिस्तान जैसा झंडा प्रतीत हो रहा है वो मिला है। इसे लेके 8 नामजद लोगों पे FIR दर्ज। मैंने इसका जवाब आपको ही सामने दे दिया, अगर कहें तो मुख्तसर अल्फाज में फिर से रिपीट कर देता हूँ। आइला मोहम्मद का कोई धारा नहीं है जो ये मुकदमा दर्ज करें। आइला मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि अगर आइला मोहम्मद कहने से तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे फांसी दे दो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कौन सी तुम वो कर दोगे? मैं सबसे पहले आइला मोहम्मद बढ़ के मैं कहता हूँ। और रही बात दूसरी, जो पोस्टर झंडे की बात कर रहे हैं, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया, हरे रंग का झंडा हमारे ईद मिलादुन नबी पे, जैसे हम अपने तिरंगे का, हमारे अपने देश के ध्वज का सम्मान करते हैं, वो हमारा देश का ध्वज है, और उस तरह से हमारा मजहबी झंडा हरे रंग का होता है। तो उससे आप क्या कल को पाकिस्तान बांग्लादेश से जोड़ दोगे तो उसका क्या है? कल को RSS के झंडे को अगर आप देश के प्रति खिलाफ किसी दूसरे देश से जोड़ दोगे तो मुकदमा दर्ज करो कि आप सब RSS के खिलाफ ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि गलत का कार्रवाई की है इन अधिकारियों ने, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों ने, उस रुख को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रोपगंडा कर रहे हैं जिसमें कि कोई दम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जिस जगह पर अगर अमेरिका, US, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशियन का मुल्क, कोई भी गल्फ कंट्रीज़ कहीं भी हो, तो वहाँ पर जहाँ मुसलमान रहते हैं हरे रंग का झंडे का ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस्तेमाल करते हैं। इन अधिकारियों को ऐसा तो नहीं है जानकारी नहीं होगी, अधिकारी जब इस पोस्ट पर पहुँचे तो जानकारी सब है, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रोपगंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोपगंडा उनका कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको हमारे मुस्लिम समाज के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी जानते हैं कि इस कलर के झंडे का इस्तेमाल हमारे सारे के सारे जो लोग हैं मुसलमान, वो ऐसे मजहबी त्यौहार पे इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ कहने से तुम गलत रिपोर्ट अगर दर्ज करेंगे तो उसको भी हम चैलेंज कोर्ट के ज़रिए करेंगे, और आने वाले समय में इंशाल्लाह वो हमें परेशानी हमारे लोगों को ज़रूर उठानी पड़ सकती है जो हम उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। और जो गलत आज ताकत के दम पे गलत कार्रवाई करें उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोर्ट के ज़रिए। सांसद जी, अगर महंगाई की बात करें तो घरेलू सिलेंडर पे 29 रुपये कुछ पैसे बढ़े हैं, क्या कहेंगे? महंगाई की डोज है अभी 29 रुपये, जैसे डीजल पेट्रोल पे आपने देखा लगातार 7.5 रुपये बढ़ा करके जो डोज दी है, और जिससे कि हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई है। और अब 29 रुपये, पहले तो व्यावसायिक सिलेंडर पे बढ़ाई थी, अब 29 रुपये इस पर भी बढ़ा दिया। और उसके बावजूद अफसोस है कि सरकार पीठ थपथपा के कह रही है कि देश के अंदर सिलेंडर सस्ता है। अरे आप क्या चाहते हो? आप इस देश की जनता को सस्ता छोड़िए। देखिए 90% आबादी ऐसी है जो हैंड टू माउथ है इस देश के अंदर, 140 करोड़ के आबादी में। आप उनके लिए खाने पीने की 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल पड़ रहा है, और आप सिलेंडर बढ़ा करके उल्टा अपनी गलती महसूस नहीं करके वाहवाही कर रहे हो। मैं ये चाहूँगा ऐसे समय पर अगर क्राइसिस चल रहे हैं, मैंने मान लिया ये देश की नहीं दुनिया की जंग का असर है, तो सरकार से मैंने पहले भी ये बात मांग की थी और फिर से ये मांग कर रहा हूँ। और भी मुल्कों ने, मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो फिर ये होगा कि अब मैं उन मुल्क की बात कर रहा हूँ, दूसरे मुल्कों ने अपने यहाँ पर रेट घटाए हैं। और तो सरकार रेट घटाने का मतलब ये है जो टैक्स ले रही है उस टैक्स को
एक टेम्प्रेरी तौर पर ख़त्म कर सकती है, परमानेंट तो नहीं ख़त्म कर सकती, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ समय तक, जब तक दुनिया में युद्ध के आसार ख़त्म होकर के अर्थव्यवस्था सही से न चले, तब तक इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, जो टैक्स गवर्नमेंट से पब्लिक से वसूला जा रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली लोगों को लाभ मिल जाएगा। आप ऐसे महंगाई के समय के अंदर अगर आप और रेट बढ़ाओगे तो इस देश के अंदर किसी 140 करोड़ आबादी में सिर्फ किसी एक धर्म बिरादरी बात नहीं करे, 140 करोड़ आबादी प्रभावित होगी। तो इसलिए देश को फिर से विचार करना चाहिए सरकार को और इस अपने फैसले को वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, सांसद जी, थैंक यू।